अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर हुआ है जब से हम पिछले हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ और खुश भी हूँ कि मुझे मौका मिला है फिर से सखर आने के लिए। आज हमारा खुशी शाह साहब से NICDD में तबीयत पूछने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आप सबको पता है कि खुशी शाह साहब आज तक इस सिलेक्टेड हुकूमत का सियासी कैदी है। आज तक जो ये 10 महीने से नाइंसाफ़ी आप सबके सामने हो रहा है, जहां शाह साहब अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो जाता है। आज तक हमारा सिलसिला जो कोर्ट्स में चल रहा है और रूल ऑफ लॉ पे हम यकीन तो रखते हैं और उम्मीद आज भी रखते हैं कि इंसाफ होगा, लेकिन सवाल जरूर पूछते हैं। सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह वो शायद वाहिद नेशनल असेंबली रुकन है जो अब तक इसको ना हमें बेल मिला है और ना ये केस जो है या इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा हुआ है। अब तक वो इंक्वायरी चल रहा है। तो हम अपील करते हैं जुडिशरी से कि जो पाकिस्तान में कानून है वो सबके लिए एक होना चाहिए और जो नैब और PTI का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको हम अदलिया की तरफ देखते हैं। पूरी दुनिया में आप अदलिया की तरफ देखते हो इंसाफ मिलने के लिए, अपना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और खुर्शीद शाह साहब ने अपना पूरा जिंदगी इसी जमहूरियत और इसी रूल ऑफ लॉ के लिए मेहनत किया है, जदोजहद किया है, जेल गया है। और आज जब खुर्शीद शाह साहब के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद करती है कि अपना जुडिशरी और अपना आला अदलिया, अपना आज़ाद अदलिया, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जदोजहद की, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, वो आज हमारे साथ इंसाफ करेंगे और जल्द अज जल्द खुर्शीद शाह साहब को एटलीस्ट जो उसका बेल का हक है, जो हर पाकिस्तानी का हक होना चाहिए, कि जब तक आप कन्विक्टेड नहीं हो, जब तक आपके ऊपर जो केस चला रहे हैं आप कन्विक्टेड ना हो, तब तक आपको अपना सारे हुकूक मिलना चाहिए। वरना ऐसे लगेगा कि हमारे ऊपर सियासी दबाव डालने के लिए हुकूमत को, PTI की सिलेक्टेड हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए ऑपोजिशन मेंबरान सियासी इंतकाम के निशान बन रहे हैं। और जो इल्जामात राना सनाउल्लाह साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे नैब पे डाले हैं, नॉट नैब पे, PTI की हुकूमत पे डाले हैं। PTI की हुकूमत पे इल्जाम डाले गया है कि वो नैब को ब्लैकमेल कर रही हैं, नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रही हैं। और पाकिस्तान में ब्लैकमेल एक क्राइम है और ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त वजीर और उनके जो साथी जो चैनल्स हैं वो मिल के जो नैब चेयरमैन है उसको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस चला सके, या मीडिया मालकान के खिलाफ जैसे जियो का अमीर शकीर रहमान के साथ हो रहा है। ये सिलसिला काबिल मजम्मत है, हम मजम्मत भी करते हैं और हम भी अपने अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि इंसाफ हो। इसके अलावा मैंने सिर्फ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम नेशनल इशू आप सबके सामने ले आना था, और वो है एक जो सीक्रेट ऑर्डिनेंस PTI की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया। और ये ऑर्डिनेंस है ये जो ऑर्डिनेंस निकाली गया है, मई में निकाला गया, एंड द ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये
ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कैसे, अब ऑर्डिनेंस का टाइम भी गुजर गया है, टाइम फ्रेम भी गुजर गया है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल मिल रहा है, जून से हम मिल रहे हैं और ये ऑर्डिनेंस हमारे सामने नहीं लेकर आए। एक तो जैसे आप कह रहे हो, पाकिस्तान की अवाम इन्हीं चीजों के फिक्रमंद है और चाहते हैं कि अपनी हुकूमत इन्हीं चीजों पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी जिंदगी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनका सेहत को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनको माशी सूरत हाल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनको रोजगार कैसे पहुंचाएंगे। हमारा उम्मीद ये था कि हुकूमत इन चीजों पे फोकस कर रहा था, उनको फोकस इन्हीं चीजों पर करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, इन चीजों पे फोकस करने के बावजूद वो हमारे पीठ पीछे कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंसेस निकाल रहे हैं। जहां तक भूख की सवाल है, भूख पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, भूख में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले। भूख इस हुकूमत के सिर्फ मसला बन गया जब कोविड आ गया, और वो इसलिए कि वो ना कोविड पे आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने ना आपका भूख का और आपका गुर्बत का ख्याल रखा है। पूरी दुनिया भर में अब नजर आ रहा है कि जहां आप कोविड पे काबू कर चुके हैं, जहां आप इस पैंडेमिक में अपने अवाम का सेहत को बचा दिया है, अपना नुकसान को कम किया है, वहां मुआशी नुकसान कम रहा है। अगर आप उन ममालिक का एग्जाम्पल्स उठाए जहां उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कदम नहीं उठाए या कंफ्यूजन के शिकार थे, जहां उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ और लॉकडाउन करने से इनकार किए, चाहे वो स्वीडन हो चाहे वो ब्राजील हो, वहां उनको उनका अवाम का जिंदगी और सेहत को नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन साथ साथ वहां का मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जितने ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोग फौत हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान आपका मईशत पे होता है। वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में से एक अर्निंग मेंबर को कोविड हो जाता है, खुदा न खास्ता वो फौत हो जाता है, तो पूरा खानदान पे असर। सिंध में हमने कोशिश किया, हमारा इंटेंशन है कि जिसको भी जरूरत पड़े, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आप इलाज अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज भी करना चाहते हैं, टेस्ट भी करवाना चाहते हैं। लेकिन वैसे जब एक बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ता है, तो अगर आप सेहतियाब भी हो जाते हो, इतना खर्चा हो जाता है कि मुआशी नुकसान तो होता ही होता है। इसीलिए हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि 100 साल बाद ये वबा आई है, ये आम क्राइसिस नहीं है। इसके लिए हुकूमत को अवाम की जिंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और साथ साथ मुआशी सूरत हाल और गुर्बत का के लिए उनका प्लानिंग करना पड़ेगा। पर दोनों फ्रंट्स पे नाकाम रहे हैं। जहां तक अपोजिशन की बात है, पहले दिन से, हुकूमत के आते हुए भी पहले दिन से, कोविड के आते हुए भी पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है, और हम इनको चैलेंज करते रहेंगे। हम इनको फ्री राइड नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान के अवाम को इस सूरत हाल में इस तरीके से नहीं देख सकते, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन का जो कोशिश है, जो एफर्ट है, हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी जो हमेशा मुखालफत की सियासत पर यकीन रखती है और मुखालफत की सियासत को अपने खुद को फरोग भी दिया है, 10 साल आपने पूरे भी किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो किसी भी सूरत दोनों जमातों से मुखालफत करने को तैयार नहीं है। 2 साल गुजर गए, आप समझते हैं अगले 3 साल कैसे गुजरेंगे? वज़ीर आज़म मुफाहमत की बात तो है ही नहीं। वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब इस बात पे खुश है कि वो पीटीआई का और ट्विटर का और फेसबुक का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार ही नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना
तो फिर जब पाकिस्तान पे क्राइसिस आ जाते हैं, आपको उस पूरा कौम का लीडर बनना पड़ता है, पीपल्स पार्टी का भी कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, नून लीग के कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, पूरा मुल्क का वजीर आजम बनना पड़ता है। लेकिन चाहे ये हमारा कश्मीर का इश्यू हो, इकोनॉमिक इश्यू हो, या कोविड का पैंडेमिक हो, ये वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम रहने में खुश होता है, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है, कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ता है। और ये पहला वजीर आजम है पाकिस्तान की तारीख में, सिलेक्टेड आए, इलेक्टेड भी आए, कमजोर भी आए, मजबूत भी आए, लेकिन ये वो पहला वजीर आजम है जो कश्मीर पे भी पाकिस्तान को एक कौम बनने में नाकाम रहा। और मैं समझता हूँ इससे एक और ज्यादा बड़ा नाकामी क्या हो सकता है कि वजीर आजम कश्मीर पे भी पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं कर सकता, कि वजीर आजम कहता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्लोर पे कि फॉरेन पॉलिसी मेरा सबसे बड़ा कामयाबी है, फॉरेन पॉलिसी इसका सबसे बड़ा कामयाबी है, इसलिए कि वो कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंसेस दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को लीडर नहीं बन रहा है, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जहां आपका वजीर आजम में ना वो सलाहियत है, ना वो अहलियत है कि वो आपको मुल्क का क़ियादत कर सके। तो जब सिलेक्शंस होते हैं, जब धांधली होता है, तो ये नतीजा निकलता है, अवाम को वो नुकसान उठाना पड़ता है, अवाम पे वो बोझ डाला जाता है, और आम सूरत हाल में वो चल भी जाता है। लेकिन फिर जब एक ग्लोबल पैंडेमिक आता है, जब कश्मीर जैसे मसला आ जाता है, तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस आप सबके सामने हैं, पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सभी तो पहले दिन से, पिछले साल जब मैं आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब भी मेरा वो बात था। उस साल, उससे पहले एक साल जब मैं इसी मौसम में आपका इलेक्शन के लिए यहाँ आया था, मैं यही बात कर रहा था कि आपकी 1973 की आईन मेरा नहीं है, अब सबका है, पाकिस्तान का है, आपका है। इसकी आईन के खिलाफ, आपका NFC अवार्ड के खिलाफ, आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ ये साजिश है, और ये सिलेक्टेड इसलिए ले आया जा रहा है ताकि इन पे हमले की जा सकती है। और इसका जो अब पहले दिन से लेके आज तक जो रवायत रहा है, वो ऐसे ही नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को वापस उस 1 यूनिट फॉर्मूला पे लेके जाना चाह रहा है, जिससे पाकिस्तान को माजी में इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। आज भी हम समझते हैं कि जो हमले NFC पे हो रहे हैं, जो वजीर आजम अपना किरदार से, अपना हुकूमत की डिसीजन से और अपने अल्फाजों से जो हमले करते हैं हमारे आईन पे, अपने ही वजीर आले को कहते हैं, अपना ही जो चीफ मिनिस्टर्स है, मैं तो कहता हूं कि सिलेक्टेड है, वो तो समझता है कि इलेक्टेड है ना, वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स डिक्टेटर्स है। वो एक पैंडेमिक के दौरान जहां पाकिस्तान के अवाम का जिंदगी और सेहत को बचाना हर पाकिस्तानी का फर्ज था, जहां PTI की हुकूमत को बाकी सब इख्तलाफात को छोड़ के, बाकी सब पार्टिजान इश्यूज को छोड़ के आपका जिंदगी और सेहत बचाने में और मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करने में एफर्ट्स लगाना चाहिए था, तब वो क्या कर रहे थे? NFC अवार्ड को कैसे रोल बैक करना है, 18th अमेंडमेंट को कैसे रोल बैक करना है, और आज भी वो आपको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका कोविड के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपको एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है आपका टेस्ट करवाने के लिए, और ऊपर से आपका शेयर काटना चाहते हैं, ऊपर से आपका जो सेहत के लिए, जो तालीम के लिए पोर्शन बचता है, उससे वो पैसा मजीद काटने चाहते हैं। और हम आज इस मुश्किल सूरत हाल में हैं जहां वो PTI की नाकामी की वजह से, PTI की टैक्स कलेक्शन में नाकामी की वजह से सिंध को 229 बिलियन को नुकसान हो चुका है, और हमें
229 बिलियन रुपीस कम मिला है। पिछले साल आपको याद होगा मैं कह रहा था 116 बिलियन रुपीस आपको कम दिया गया, और इस 116 बिलियन रुपीस में हम कितना सेहत और तालीम पे खर्च कर सकते थे। आज कोविड में 229 बिलियन रुपीस से में कितना टेस्ट करवा सकते थे, कितना हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, कितना इंटेंसिव केयर यूनिट्स, कितना डॉक्टर्स, नर्सेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का स्टाफ, कितना अपना वो काम इसी रकम से हो सकता था। और ये नुकसान सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा, पंजाब को भी पीटीआई हुकूमत की नाकामी की वजह से, पीटीआई की टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में अपना ही टारगेट्स मिस करते हुए पंजाब को भी 480 बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ रहा है एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। और उसी वक्त उसी पैंडेमिक के दौरान आपका सिंध हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पैंडेमिक के दौर में भी उसका इजाफा हुआ है। तो ये बताता है कि असल में 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड कामयाब है। सूबाई हुकूमतें, ना सिर्फ सिंध, बाकी सूबाई हुकूमतें ने अपने टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा किया है। अगर कोई कमी हुआ है, नाकामी हुआ है, फेलियर हुआ है, तो एफपीआर की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। और आपका शेयर काटने के बजाय, सिंध का, बलोचिस्तान का, केपी से पैसा लेने के बजाय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, जहां आप टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, जहां सबका शेयर में इजाफा हो, और वफाक को भी उतना मिले जिनका उनका हक है, और पाकिस्तान के गरीब अवाम के सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए उनका हक भी दिया जाए। पीटीआई की हुकूमत तो कोविड के शुरू दिन से हर उस इश्यू पे बात करना चाह रहा है जो कोविड रिलेटेड नहीं है, जो अवाम के असल मसाइल से रिलेटेड ना हो, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने से। मुझे नहीं पता ये क्यों इस इश्यू को उठाया गया, शायद इसलिए कि उन्होंने उसी वक्त जब ये इश्यू चलाने की कोशिश कर रहे थे वो कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि और आप और मैं ये सवाल पूछे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वजीर आजम कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाले, और कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाजत भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, आप इजाजत नहीं मांगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। इससे बड़ा I don't think there can be a harder, stronger accusation against the Prime Minister and the government of the day. इस पर जो आपने रेस किया, ये JIT जो खेल रहे हैं, वैसे इतना तफसील पे बात नहीं करना चाहता, भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो किरदार कशी और मीडिया मुहिम चलाते हैं, ये लियारी के अवाम के खिलाफ साजिश है। ये लियारी के खिलाफ साजिश है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि जब पूरा कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते थे। अगर मई 12 हुआ है, अगर कराची के हर सड़क में, हर गली में कराची के अवाम ने अपने बेटे के लाशें उठाई है, अगर हमारा शहर हर हफ्ता बाद बंद हो जाता था, पूरा पाकिस्तान की मईशत रुकवा जाता था, तो वो क्राइम लियारी से नहीं होता था, वो कोई और करते थे। उनका चेहरा साफ करने के लिए लियारी के और गैंगस्टर्स हैं, लियारी में भी है, पूरा पाकिस्तान में क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना कोर्स लेना चाहिए। लेकिन पंजाब का भी एक छोटू गैंग था, क्या इतना वो टीवी पे चला? हर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई गैंग है। ये क्या 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 क्या
फॉल्स इक्विवेलेंसी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी का गैंगस्टर्स उसामा बिन लादेन से तो कम्पीट नहीं कर सकते ना। उसामा बिन लादेन जो किसी शहर में किसी घर में रह रहा था, जिसका JIT आप और मैंने आज तक नहीं देखा, लियारी का गैंगस्टर्स या उसामा बिन लादेन का तो कंपैरिजन नहीं होता। लियारी का गैंगस्टर्स और ये एहसानुल्लाह एहसान जो इस हुकूमत ने निकाला है, APS के कातिलों जो हुकूमत के कैद में था और PTI की सिलेक्टेड हुकूमत आने के बाद उसको छुड़वा दिया। और अब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करेंगे तो एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी आएगा। ये फॉल्स इक्विवेलेंसी पे मैं एतराज करता हूं और मैं समझता हूं कि लियारी में जो गैंगस्टर्स थे और जो असल गैंगस्टर्स है और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स रहे, उनको क्रिमिनल एलिमेंट्स की हद तक रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। लेकिन ये ड्रामा जो आपकी टीवी स्क्रीन पे चलता है कि कराची का सबसे खतरनाक जो चीज था वो लियारी के गैंगस्टर्स नहीं थे, वो 90 का गैंगस्टर्स थे। और 90 का गैंगस्टर्स हमें भूलना चाहिए जो आज तक हुकूमत कर रहे हैं इमरान खान के साथ। उसामा बिन लादेन हमें भूलना चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान हमें भूलना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि लियारी के गैंगस्टर्स सबसे बड़े दहशतगर्द थे। मैं समझता हूं कि ये लियारी के साथ, कराची के साथ नाइंसाफी है और इस पे हमारे वजीर खारजा जो है वो कोरोना से आज इंडिया हासिल करके वापस बैक हो गए, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? आपके हमारा अबे उसको हुकूमत के लिए आप क्या देखते हैं कि ये 5 साल हुकूमत करेगी या ये? जहां तक हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छी बात है कि अब कोरोना से आप कह रहे हो सेहतियाब हो चुका है और हम सब के लिए सियासत में साथ हो, हमारे मुखालिफ भी हो, दुआ करेंगे कि उनको कभी कोरोना ना लगे और अगर लगे तो सेहतियाब हो जाए, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब अब सेहतियाब है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी सेहतियाब है तो उसको आज जवाब देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव के लिए उसने क्यों ऑर्डिनेंस निकाला। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस के नाम पे हुकूमत से निकल सकता है, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस पे इतना एहतजाज करके पता नहीं क्या क्या कर सकता है, तो अब क्या कर रहे हैं हुकूमत में? क्या वो साथ था? शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुलभूषण यादव के लिए ये ऑर्डिनेंस निकाला है? साथ नहीं था तो फिर हमें जवाब दो। 5 साल मुकम्मल करने की बात जो है, हम हमेशा चाहते हैं कि पार्लियामान अपना 5 साल पूरा करे। जमहूरियत के लिए बहुत ही जरूरी है कि पार्लिमानी सिलसिला चलता रहे। लेकिन जो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम है, जो जबरदस्ती उसको हुकूमत दिलवाया गया और अभी जबरदस्ती से उसका हुकूमत चल रहा है, जबरदस्ती से उसका इत्तेहादी और नाराज नुमाइंदे साथ बांधे गए हैं, ये ज्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रह सकते। दिस इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इट विल फॉल, इट इज मेंट टू फॉल, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी हल निकलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम की जो मसाइल है उसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और इसलिए जमहूरी और अवामी हुकूमत ले आके हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।